नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने स्टार्ट कर रहे थे भारत का संवैधानिक विकास और संवैधानिक विकास के प्रथम चरण में प्रथम जो पृष्ठभूमि का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट भी अपने ने क्या कर दिया, लगभग कंप्लीट कर गया। उसमें कुछ बचा हुआ कुछ चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूं और उसके आगे जो जो कुछ अधिनियम लाए गए वो क्या लाए गए और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी और इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया, उन सब पर आज चर्चाएँ करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपने पहले एक टॉपिक पढ़ रहे थे कंटिन्यू, एक अधिनियम अपने ने पढ़ा था। उस अधिनियम का नाम था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, अब आप चीज़ों को समझें। रेगुलेटिंग एक्ट, इस रेगुलेटिंग एक्ट में अपने ने लगभग सारी चर्चा कर ली थी, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को भी एक दो को देख लेते हैं। कमियां एक तो ये कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसे अपेक्स कोर्ट के नाम से जाना जाता था, और साथ साथ में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, उन दोनों के जो अधिकार क्षेत्र थे, उन अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित नहीं किया गया। अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित नहीं किया गया। जब परिभाषित नहीं किया गया तो उन दोनों के मध्य क्षेत्रों को लेकर क्या रहा, मतभेद रहा। किसके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, किसके अधिकार क्षेत्र में कौन क्या कर सकता है, इसके बारे में कोई स्पष्ट आलेख आपको देखने को नहीं मिलता। इसी कमी को दूर करने के लिए आगे का अधिनियम लाया गया और उस अधिनियम के अंदर उस कमी को क्या किया गया, दूर किया गया। तो चलो नेक्स्ट अधिनियम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो अधिनियम आप बार बार पढ़ते हो, नेक्स्ट अधिनियम का नाम है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, हिंदी में कहेंगे संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम। अब इस अधिनियम के अंदर कुछ विशेषताएं आपको पढ़नी है, ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन एक दो फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो फैक्ट्स क्या हैं? इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए, क्या प्रावधान किए गए? एक तरफ तो है सुप्रीम कोर्ट और एक तरफ है गवर्नर जनरल और उसकी क्या, परिषद। इन दोनों के क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया, जिनसे क्या होगा, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होगा और भारत के अंदर उस प्रशासनिक या शासन व्यवस्था को आसानी से सुचारू रूप से चलाया जाए। ऐसा ना हो कि कभी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अतिक्रमण करे सर्वोच्च न्यायालय का, और कभी सर्वोच्च न्यायालय अतिक्रमण करे किसका, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का। इसलिए दोनों के अधिकार क्षेत्रों को इस अधिनियम के माध्यम से परिभाषित करने की कोशिश की गई। तो उसमें दो तीन चीज़ें फैक्ट आपको याद रखने, ज़्यादा नहीं। एक तो ये कि राजस्व वसूली का अधिकार, राजस्व की वसूली या राजस्व की इकट्ठा करने का अधिकार किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को और उसकी परिषद को दे दिया गया, जो अब तक किसके पास था, सर्वोच्च न्यायालय के पास था। तो पहला तो ये परिवर्तन किया गया। दूसरा ये कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद व्यक्तिगत एवं कार्य की दृष्टि से कोई भी कार्य करेंगी, उसमें किसी प्रकार का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा किसका, सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधिकार क्षेत्र को या उनको बाहर कर दिया, किससे, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से।
समझ में आ गई। इसका कहने का मतलब यह है कि वो जो आपका गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो है वो जो भी कार्य करेंगे पॉलिसी के निर्माण को लेकर, अपने विधि के निर्माण को लेकर, और किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो उसमें कहीं पर भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पंजीकरण के लिए भी, किसी भी संस्था का कोई पंजीकरण करना है तो पंजीकरण के लिए भी क्या बना सकती है? विधि बना सकती है। उसमें किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। तो आप देख रहे हो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सर्वोच्च सत्ता स्थापित या सर्वोच्च अधिकार क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश की गई। किसकी? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को। और कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को यहाँ पर कम किया गया। कारण यही था क्योंकि मुख्य रूप से प्रशासन जो था वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के माध्यम से किया जाता था। तो इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो तो यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो कंपनी के कहने पर राजस्व की वसूली करेगा, ध्यान रखिएगा, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि कंपनी से रिलेटेड कोई व्यक्ति राजस्व से संबंधित कार्य कर रहा है तो उसका भी, वो व्यक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा। ये ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की भूस्वामी लोग, जमींदार लोग जिनको कंपनी के द्वारा कुछ कार्य दिया जाता है तो वो सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के या एपेक्स कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से क्या रहेंगे? बाहर रहेंगे। तो इन सब प्रावधानों को देखकर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कम की गई। किसके मुकाबले? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के मुकाबले। और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय, इसको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए? सर्वोच्च न्यायालय को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कलकत्ता क्षेत्र में जो भी अंग्रेज अधिकारी या भारतीय ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें दंड का प्रावधान हो या कुछ इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं जिस पर सजा दी जा सकती है, तो इस प्रकार के जो केस होंगे उन पर अधिकार क्षेत्र किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा। यानी कि इस पर कलकत्ता में रहने वाले अंग्रेज और भारतीय ऐसे जिनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया जो दंडिक था, यानी कि जिसको करने पर दंड का प्रावधान किया गया था, अगर ऐसा कार्य या ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो उस पर अधिकार क्षेत्र किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा। दूसरा ये कहा गया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का मतलब यहाँ पर आप समझिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है। और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई न्याय विधि, अगर किसी भी केस के अंदर कोई न्याय विधि का प्रयोग करेगा तो वो कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा, रीति रिवाज या उनके पर्सनल लॉ जो भी होंगे, उन पर्सनल लॉ को ध्यान में रखकर उन्हीं के अनुसार क्या देगा? निर्णय देगा, जिससे वहां पर किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना हो। यानी कि क्षेत्रीयता को ध्यान में रखा गया और जिसका उद्देश्य था कि क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग जाति, अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो उनके बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को, अगर कोई उस विवाद का कुछ निर्णय करना है तो उस निर्णय के लिए वहाँ की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं,
उनको ध्यान में रखकर और उन्हीं के अनुसार क्या देना पड़ेगा, निर्णय देना पड़ेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया गया और सीमित करने का मतलब यही था कि कहीं ना कहीं मुख्य रूप से गवर्नर जनरल और परिषद के पास ही पावर है। क्यों? क्योंकि इन्हीं का मुख्य उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की वसूली और उनको वहाँ पर ब्रिटिश सरकार को पहुँचाना। तो ये अधिनियम था, कौन सा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, नाम से ही समझ में हो गया कि ये संशोधन किया गया। और ये संशोधन किसके लिए किया गया? ये जो रेगुलेटिंग एक्ट थी इसमें कुछ कमियां रह गई थी। किसको लेकर? अधिकार क्षेत्र को लेकर, किस गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का अधिकार क्षेत्र क्या होगा और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या होगा। तो इन दोनों के अधिकार क्षेत्रों को लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। तो इस एक्ट को इसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो एक्ट अपने पढ़ते हैं वो नेक्स्ट जो एक्ट पढ़ते हैं उससे पहले एक छोटा एक्ट है जिसके अंदर कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकी। केवल आप ध्यान रखिएगा, 1783 का एक बिल लाया गया, ईस्ट इंडिया बिल। आप नाम से समझ गए होंगे कि इसको मैंने क्या नाम दिया है, ईस्ट इंडिया बिल, या इसको कहा गया फोक्स बिल। फोक्स बिल अब आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि जब बिल है तो बिल, अभी वो बिल ही है, वो एक्ट नहीं बना, अधिनियम नहीं बना। क्यों? क्योंकि एक्ट और अधिनियम के लिए आपको पहले से पता है, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। कोई भी कानून जब बनता है तो उसकी प्रारंभिक जो व्यवस्था है उसे ड्राफ्ट कहा जाता है। प्रारंभिक मसौदा जो तैयार किया जाता है उसे ड्राफ्ट कहा जाता है। ड्राफ्ट के बाद उसे नाम दिया जाता है बिल का, और बिल के बाद अगर वो पास हो जाता है और उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो एक्ट के रूप में बदल जाता है, यानी कि अधिनियम कहलाता है। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई एक्ट नहीं मिला। इसका मतलब ये बिल तो था लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। और इसके कारण क्या था कि ये बिल के अंदर जो सुझाव आए उसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई संसद के अंदर और साथ साथ में क्राउन के बीच में। इसको लेकर ये बिल पास नहीं हो पाया और इस बिल को पास कराने, इस बिल को लेकर आई जो सरकार थी वो लॉर्ड नॉर्थ की सरकार और फोक्स की सरकार, ये गठबंधन सरकार थी। और परिणाम ये हुआ कि ये बिल पास नहीं हुआ और ये गठबंधन की सरकार क्या हो गई, गिर गई। तो एक नाम याद रखना है कि एक ऐसा बिल जो भारत के लिए लाया गया या कंपनी के लिए लाया गया लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया, तो वो एकमात्र एक ही बिल है जिसका नाम क्या है, ईस्ट इंडिया बिल, या जिसे फोक्स बिल के नाम से जाना जाता है। तो ये दो बिल आपने पढ़े हैं, इन चीज़ों को समझिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बिल है उस बिल को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो बिल क्या महत्वपूर्ण बिल है। उस बिल का नाम है, उस एक्ट का नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट तत्कालीन समय के अंदर, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश पीएम विलियम पिट, उनके निर्देश पर इस बिल को लाया गया। इसलिए इस बिल को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बिल अब तक जितने भी बिल लाए गए उन सभी बिलों में सबसे महत्वपूर्ण बिल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस बिल के अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया। इसलिए इस बिल को संवैधानिक विकास का एक मूल आधार माना जाता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट के लिए थी कि संसदीय नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास किया गया, यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को प्रयास नहीं किया गया, संसदीय व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के अधिनियम के द्वारा। अब इस पिट्स इंडिया एक्ट के अधिनियम में ऐसा क्या था कि उसमें क्या क्या से प्रावधान थे, उन सब प्रावधानों के बारे में हम
चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है और इसको आपको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप समझिए कि ऐसा क्या था कि पिट्स इंडिया एक्ट सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में शामिल हो गया। तो आप समझिए, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब आप समझिए इस बिल को, सॉरी इस अधिनियम के बारे में। अब इस अधिनियम में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको समझना सबसे महत्वपूर्ण है। क्या क्या विशेषताएं थी या क्या क्या प्रावधान किए गए, एक एक प्रावधान के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, उसको अच्छे से समझ लेना। प्रावधान, फर्स्ट प्रावधान ये किया गया कि अब तक जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र में था, कंपनी अधिकृत जो क्षेत्र था भारत में, उस कंपनी अधिकृत क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। यानी कि कंपनी ने जो जो भी क्षेत्र को यहां पर जीता था, जिसमें उसका कंट्रोल था, वो क्षेत्र अब तक ब्रिटिश कंपनी या फिर कंपनी अधिकार क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और अब से उसमें परिवर्तन किया गया। अब वो कंपनी अधिकार क्षेत्र ना कहकर ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकंड, कंपनी के ऊपर क्राउन ब्रैकेट में संसद को स्थापित किया गया। यानी कि कंपनी के ऊपर अब क्राउन का प्रभाव स्थापित हो गया, वहां की पार्लियामेंट पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई। जो प्रयास 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, उसी प्रावधान को आगे चलकर इसके माध्यम से पूरा किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था उसको समझिए। मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था, एक थी सीओपी और एक थी सीओडी। ध्यान रखिएगा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये प्रोप्राइटर्स के द्वारा नियुक्ति की जाती थी, किसकी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, यानी कि बोर्ड की। एक तरीके से कंपनी का जो बोर्ड था उसमें कुल कितने सदस्य थे? 24। उन सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के माध्यम से ही की जाती थी। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम में यह कहा गया कि संसद और सीओडी, कौन सी? संसद और सीओडी ये चाह रहे थे कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स, उसको पुनः वापस बुलाया जाए और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज जो थी, जिसका नाम एलिजा एम्पे था, उसको भी वापस बुलाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ज़्यादा प्रभावी थे, उनके पास ज़्यादा शक्तियां थी और वो ऐसा नहीं करने दे रहे थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी शक्ति क्या हुई? कमज़ोर हुई और ये ज़्यादा शक्तिशाली हुए। तो इस अधिनियम के माध्यम से कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को धीरे धीरे कमज़ोर किया गया और उसको समाप्त कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। तो पहली बात ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ इसमें समझिएगा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई और इस डायरेक्टर्स जो थे, इसके पास मैंने आपको कहा दो प्रकार के अधिकार थे या दो प्रकार के कार्य क्षेत्र थे। एक तो व्यापारिक कार्य करते थे और साथ साथ में प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य भी ये करते थे। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि ये जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ले लिए गए और इन राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए एक नया संगठन या नए बोर्ड का गठन कर दिया गया। इस नए संगठन या बोर्ड को नाम से जाना जाता है
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, शॉर्टकट में क्या करेंगे, BOC। तो समझ आ गया, मेजर चेंज हुआ। अब तक यही व्यवस्थाएं थी, कहां पर, इंग्लैंड में। कौन कौन सी, प्रोप्राइटर्स, COD। और अब क्या किया गया, इस COD के जो अधिकार क्षेत्र थे प्रशासनिक और राजनीतिक, उनको उससे अलग कर दिया गया और उन पर कार्य करने के लिए एक नए बोर्ड का गठन कर दिया गया, जिसे नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या शॉर्टकट में BOC के नाम से जाना जाता है। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, क्राउन के द्वारा। और इसकी संरचना क्या थी, समझना, इसकी संरचना में कुल 6 लोग थे। कितने, 6 लोग, समझना। एक तो था राज्य सचिव, सेकंड था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, वहां के जो वित्त मंत्री थे उन्हें इस नाम से जाना जाता था। और तीसरे नंबर पर थे 4 सदस्य जो कि प्रीवी काउंसिल के थे। समझ में आ गई। इस अधिनियम के द्वारा एक नया गठन किया गया, एक नई संस्था का निर्माण किया गया, कहां पर, इंग्लैंड में ही, जिसे नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किसके द्वारा निर्माण किया गया, क्राउन के द्वारा। क्राउन ही इनको नियुक्त करता था और क्राउन ही इन्हें हटा सकता था। इसमें कुल कितने सदस्य थे, 6 सदस्यों में एक कौन था, राज्य सचिव। और राज्य सचिव को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष। ठीक है। एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर था जिसे वहां का वित्त मंत्री के नाम से जाना जाता है, और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य। प्रीवी काउंसिल जो राजा की विश्वसनीय लोगों का एक समूह होता है, उसे प्रीवी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो कुल 6 सदस्य थे और एक नया गठन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार कंपनी के कार्य क्षेत्र को लेकर, उसके अधिकार क्षेत्रों को लेकर एक नए बोर्ड का गठन किया गया इसी अधिनियम के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 3 फैक्ट्स अपने ने पढ़ लिए। चौथा क्या चीज थी, आपको यह भी ध्यान रखनी है। 4th नंबर पर जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो परिषद थी, उन परिषद में कुल 4 सदस्य थे, अपने ने पढ़ा है। और बहुमत के आधार पर क्या होता था, निर्णय लेता था। अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती थी, कई बार जो सदस्य गवर्नर जनरल के पक्ष के नहीं होते थे, तो गवर्नर जनरल के लिए कानून बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की शक्ति क्या थी, कमज़ोर थी। उस शक्ति को पुनः स्थापित किया गया और गवर्नर जनरल की जो परिषद है, काउंसिल है, उस परिषद के अंदर जो सदस्य 4 थे उनको चेंज किया गया और 3 सदस्य बना दिए गए, जिससे गवर्नर जनरल आसानी से अपने निर्णय ले सके, आसानी से अपनी पॉलिसी बना सके, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप आपको देखने को नहीं मिले। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ भूमि बंदोबस्त करने की भी योजना बनाई गई, भूमि प्रबंध जिसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता था, कभी रेवेन्यू ज़्यादा, कभी कम, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा, कभी नहीं के बराबर। अब जब आपको पता है बार बार रेवेन्यू एक निश्चित मात्रा में नहीं आता है, तो उससे फिर किसी प्रकार का और ब्रिटेन के अंदर कोई व्यापार स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता होता अगली बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कुछ न कुछ इस तरह का भूमि प्रबंध किया जा सके जिससे एक निश्चित सीमा में, निश्चित मात्रा के अंदर हमेशा एक कंटिन्यू राजस्व की क्या हो सके, प्राप्ति हो सके। उसके लिए भूमि प्रबंध करने की क्या की गई, कोशिश की गई। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। किस में स्थापित की गई? पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से। तो ये ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। 1773 के बाद वो रेगुलेटिंग एक्ट प्रथम स्टेप थी और उसको और ज़्यादा मजबूत किया गया किसके माध्यम से?
पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, और कहा गया कि जो कंपनी ने अधिकार क्षेत्र करे हैं वो कंपनी के अधिकार क्षेत्र ना कहलाकर अब वो किसके अधिकार क्षेत्र होंगे, वो क्राउन के अधिकार क्षेत्र होंगे। कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया पूर्ण रूप से। समझ में आ गई? कंपनी किसी प्रकार का वो नहीं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बोर्ड ऑफ जो आप कंट्रोल की बात कर रहे हो, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ज्यादा पावर दी गई किसके मुकाबले, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मुकाबले। अब किसी भी प्रकार का कोई पत्राचार होता है किसके बीच में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और साथ साथ में गवर्नर जनरल के मध्य जो भी होगा उसको बताया जाएगा किसके सामने, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सामने, उसकी जानकारी दी जाएगी। अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का निर्देश देने की आवश्यकता है तो उस प्रकार का निर्देश दिया जाएगा। किसी चीज में कोई संशोधन करने की आवश्यकता है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से संशोधन किया जाएगा। समझ में आ गई? तो आप देखिए कहीं ना कहीं सीओपी जो है उसको तो लगभग समाप्त कर दिया गया, और जो ये सीओडी है इसके अधिकार क्षेत्र को लगातार धीरे धीरे कम किया जा रहा था। और किसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो क्राउन के द्वारा बनाई गई व्यवस्था बोर्ड थी उसके अधिकार क्षेत्र बना दिए गए कि उसके बिना पूछे किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, उसकी परमिशन के बिना, और जो भी किया जाएगा वो उसको बताकर ही किया जाएगा। और अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ऐसा लगता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन की आवश्यकता है तो वो संशोधन भी करवा सकती है। तो इसका मतलब एक चीज को समझिए, कहीं ना कहीं ये जो बीओसी आपको देखने को मिल रही है इसको तो कहीं ना कहीं इसके तो अधिकार क्षेत्र में क्या की गई, इसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई और इसके अधिकार क्षेत्र को क्या किया गया, कम किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं इसे तो आदेश देने वाला और इसे कहीं ना कहीं आज्ञा पालन करने वाला बोर्ड बना दिया गया। जो अब तक ताकतवर बोर्ड था उस बोर्ड को एक याचना संस्था के रूप में स्थापित किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार किसको दे दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए कि किसी भी प्रकार की कोई संधि, लड़ाई, युद्ध, किसी भी प्रकार के कोई ईस्ट देशों के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार, सैनिक या सिविल नागरिकों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया जाएगा, वो कार्य केवल और केवल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ही किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, जब ये दो व्यवस्थाएं बन गई, कौन कौन सी, एक आपने देखा बीओसी और एक सीओडी। अब समझिए ये दोनों संस्थाएं से प्रभावित कौन था, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, जो कहां पर थी, भारत में, और ये दोनों कहां थे, इंग्लैंड में। अब समझिए गवर्नर जनरल को अब इन दोनों बॉडी को क्या करना पड़ रहा था, खुश करना पड़ रहा था। तो ये कुछ चीजें आपने देखी इस अधिनियम के माध्यम से, और इस अधिनियम के माध्यम से संसदीय प्रभाव को ज़्यादा मजबूत स्थापित करने की कोशिश की गई। तो आज के लिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनको पढ़िएगा, देखिएगा, बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट अधिनियम पर बात की जाएगी। इस अधिनियम में क्या क्या ड्रॉबैक रहे, उन अधिनियमों के ड्रॉबैक को या उन अधिनियम में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए आगे कौन से अधिनियम लाए गए, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए और किस प्रकार गवर्नर जनरल को और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।